डियर स्टूडेंट्स, जैसा हम कार्बोहाइड्रेट में पहले पढ़ चुके हैं कि 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन होते हैं। इसमें ये 6 कार्बन एटम एक लंबी चेन के रूप में जुड़े हुए रहते हैं और पहला कार्बन एटम जो होता है वो एल्डिहाइड ग्रुप के रूप में मौजूद होता है और बाकी 5 कार्बन की जो चेन होती है उसके ऊपर 5 COH ग्रुप, हर कार्बन पर एक एक OH ग्रुप जुड़ा होता है, क्योंकि कोई भी कार्बन ऐसा नहीं होता जिसपे 2 OH ग्रुप जो है वो जुड़े हुए हों, नहीं तो ग्लूकोज अनस्टेबल होगा और हम जानते हैं कि ग्लूकोज जो है वो काफी स्टेबल कंपाउंड है। ये हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज एक रिंग के रूप में, स्ट्रक्चर के रूप में मौजूद नहीं है, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर था। आज हम पढ़ेंगे रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि जो ओपन चेन स्ट्रक्चर था ग्लूकोज का, जो बेयर ने प्रपोज किया था, वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। जैसे पहली प्रॉपर्टी थी कि ग्लूकोज के अंदर, जैसा मैंने कहा कि पहला कार्बन एटम एक एल्डिहाइड ग्रुप के रूप में मौजूद है, तो ये अमोनिया या उसके डेरिवेटिव्स के साथ उसकी रिएक्शन होनी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं देता। दूसरा इसके अंदर ये पॉइंट है कि ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एक अडक्ट प्रोडक्ट देना चाहिए ग्लूकोज को, क्योंकि इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है और सारे एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो एक अडक्ट प्रोडक्ट देते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। तीसरे पॉइंट्स के अंदर हम देख रहे हैं कि ये शिफ्स रिएजेंट के साथ पिंक कलर नहीं देता, जबकि सारे एल्डिहाइड शिफ्स रिएजेंट के साथ पिंक कलर देते हैं। चौथा पॉइंट है कि ग्लूकोज जो है वो पेंटा एसीटेट फॉर्म बनाता है, लेकिन ये ऑक्साइम नहीं बना, ग्लूकोज का जो पेंटा एसीटेट फॉर्म है वो ऑक्साइम नहीं बनाता हाइड्रोक्साइल अमीन के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद मिथाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गिव्स द 2 फॉर्म ऑफ ग्लूकोसाइड। एक फॉर्म है एल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड और दूसरी फॉर्म होती है बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड। These glucosides does not react with Fehling solution, hydroxylamine and HCl। 6 पॉइंट में हम देख रहे हैं कि ये जो 2 आइसोमर्स के रूप में ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है, इनको हम कहते हैं एल्फा ग्लूकोज, जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 419 केल्विन, एंड बीटा ग्लूकोज, जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 423 केल्विन। और एक प्रॉपर्टी और होती है ग्लूकोज के अंदर, जिसको हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन का मतलब ये होता है कि जो भी कंपाउंड जिसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन एटम मौजूद होता है, जिसमें किराल सेंटर मौजूद होता है, उस कार्बन की, एसिमेट्रिक कार्बन एटम की एक स्पेसिफिक रोटेशन होती है। अगर इस स्पेसिफिक रोटेशन का मान समय के साथ साथ बदलता रहता है तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है म्यूटा रोटेशन। अब जैसे अगर हम एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड एल्फा एक ग्लूकोज लें, जिसको हमने क्रिस्टलाइज किया है मीथेनॉल के साथ, तो इसकी स्पेसिफिक रोटेशन होती है +112 डिग्री, विच इज रिड्यूस्ड स्लोली टू +52.6 डिग्री। इसी तरीके से हम दूसरा ग्लूकोज का क्रिस्टल ले रहे हैं, जिसका क्रिस्टलाइजेशन जो है वो एसिटिक एसिड से किया गया है या पिरिडीन से किया गया है, और इसका स्पेसिफिक रोटेशन +19 होता है। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए रखें तो इसके स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू बढ़ती जाती है और +52.6 डिग्री पर आकर के ये कांस्टेंट हो जाती है। सो दिस चेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन, ये प्रॉपर्टी कहलाती है म्यूटा रोटेशन। तो ये माना गया कि ग्लूकोज जो ओपन चेन स्ट्रक्चर अभी तक हमने पढ़ा है उसके रूप में नहीं रहता, अदरवाइज उसमें जो एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी थी वो मौजूद होनी चाहिए। तो एक रिंग कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया और रिंग कॉन्सेप्ट में ये माना गया कि ये 5 मेंबर्ड रिंग जो है वो ग्लूकोज की बनती है। टू एक्सप्लेन दिस म्यूटा रोटेशन, टॉलेंस एंड द एडरमान proposed that the 5 membered ring structure of the glucose, in which ब्यूटाइलिन ऑक्साइड या गामा ऑक्साइड रिंग के रूप में ये प्रेजेंट रहते हैं, और एल्डिहाइड वाला जो पहला कार्बन एटम होता है वो एक इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन करता है हाइड्रोक्साइल ग्रुप, चौथे कार्बन एटम के हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ, और एक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनाता है। ये हेमी एसिटल स्ट्रक्चर जो होता है वो एक साइक्लिक ऑक्साइड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो
मौजूद नहीं होता, इसलिए ये सब रिएक्शंस जो अमोनियम डेरिवेटिव के साथ है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ है, फेलिंग सोल्यूशन के साथ है, ये रिएक्शंस जो है वो नहीं दी जाती हैं। और जब इसका ग्लूकोसाइड हम बनाते हैं तो एक ग्लूकोसाइड बनाने पे जो पहला कार्बन एटम एल्डिहाइड के रूप में था, एक नया एसिमेट्रिक कार्बन एटम जनरेट होता है। इसलिए ये ग्लूकोज जो है वो दो आइसोमर्स, एल्फा आइसोमर्स और बीटा आइसोमर के रूप में मौजूद रहता है। तो ऐसे आइसोमर्स जो पहले कार्बन एटम पर स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिफर करते हैं, उनको हम कहते हैं एनोमर्स। तो एल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज जो है वो एक दूसरे के एनोमर्स हैं। सो दिस स्ट्रक्चर इज बीइंग प्रपोज्ड, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो पहले और चौथे कार्बन के बीच में एक ईथर लिंकेज आ गया, एक ऑक्साइड आ गया है, इसलिए हम इसको कहते हैं ब्यूटाइलिन ऑक्साइड। अब ये स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर फ्यूरेन से मिलता है, इसलिए इसको फ्यूरेन नाम भी दिया गया है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ये अरेंजमेंट है। इसमें 1 2 3 और 4 कार्बन एटम के साथ जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। इसको यहाँ की बजाय यहाँ कर लीजिए और इसको बना लीजिए OH, जैसा यहाँ पर बना हुआ है 1 2 3 4। अब इसके अंदर आप देखिए कि जब पहला एल्डिहाइड कार्बन के रूप में जो मौजूद था, उसके चौथे कार्बन एटम का OH जो है वो, उसमें O ये यहाँ पर है, H जो है वो एल्डिहाइड के ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया है। अगर ये OH जब आप इसको देखें ये यहाँ पर राइट हैंड साइड में आता है तो इसको हम कहते हैं एल्फा ग्लूकोज, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आता है तो इसको हम कहते हैं बीटा ग्लूकोज। सो फ्रॉम दीज टू स्ट्रक्चर्स ये प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पर ओपन चेन स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो फ्रीली अवेलेबल था, जबकि ये फ्यूरेन या ब्यूटाइलिन ऑक्साइड के रूप में जब भी ये मौजूद रहता है तो इसमें फ्री स्टेट में एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद नहीं होता, इसलिए ये अमोनिया के साथ, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ या शिफ्स रिएजेंट के साथ पिंक कलर नहीं देता। जबकि ये जो स्ट्रॉन्गर रिएजेंट्स होते हैं जैसे HCN है, हाइड्रोक्सिलअमीन है, फिनाइल हाइड्राजीन है, इसके साथ जब ये रिएक्ट करता है तो पहले क्या होता है, ये रिंग ब्रेकअप हो जाती है और ये एक ओपन चेन स्ट्रक्चर में आ जाता है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है वो फ्रीली अवेलेबल होता है, जिसके कारण ये फ्री एल्डिहाइड ग्रुप HCN के साथ रिएक्ट करके साइनोहाइड्राइन बनाता है, हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ क्रिया करके ऑक्साइन बनाता है और फिनाइल हाइड्राजीन के साथ क्रिया करके फिनाइल हाइड्राजोन बनाता है और इसी तरीके से 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ क्रिया करके हाइड्राजोन बनाता है। तो एक तो ये प्रपोजल दिया गया था कि इसमें ये 5 मेंबर रिंग होती है, दूसरा प्रपोजल इसमें दिया गया था कि इसमें 6 मेंबर रिंग जो है वो ग्लूकोज के साथ बनती है। ये अभिधारणा दी गई थी हावर्थ और हिस्ट ने और उन्होंने ये प्रूव किया कि इसके अंदर एमिलीन स्ट्रक्चर होता है 1 2 3 4 5। फर्स्ट कार्बन एटम 5वें कार्बन एटम के साथ बनाता है तो ये एमिलीन ऑक्साइड कहलाती है और ये स्ट्रक्चर अगर इस तरीके से मौजूद होता है तो इसको हम कहते हैं पायरीन स्ट्रक्चर। सो दी 6 मेंबर रिंग्स जो होती हैं वो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज के रूप में इस तरीके से दिखाई जा सकती हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये वाली यहाँ पर देखिए पहले कार्बन पर जो एल्डिहाइड था वो OH राइट हैंड साइड में आया है, 5th कार्बन का जो OH था उसका O तो ये रहा, H जो है वो एल्डिहाइड के साथ मिलकर के H यहाँ पर आके राइट हैंड साइड में मौजूद है, तो ये अल्फा डी ग्लूकोज कहलाता है। यहाँ पे D का मतलब है जो 5वां कार्बन एटम है ये वाला, इसमें जो OH ग्रुप अगर आपके राइट हैंड साइड में होता है तो इसको हम कहते हैं कैपिटल डी ग्लूकोज कहा जाता है। और यहाँ पर एक चीज और आपको क्लियर कर दें कि पहले और दूसरे कार्बन पर जो OH ग्रुप होता है वो राइट हैंड साइड में होता है, तीसरे कार्बन एटम पर OH लेफ्ट हैंड साइड में होता है, 4th कार्बन एटम और 5th कार्बन एटम पर OH राइट हैंड साइड में होता है। या हम इसको दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं कि तीसरे कार्बन एटम वाला OH हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होता है, बाकी सारे कार्बन एटम के ऊपर OH जो होते हैं वो राइट हैंड साइड में होते हैं। लेकिन स्पेशली अगर 5वें कार्बन एटम पर OH राइट हैंड साइड में है तो इसको हम बोलते हैं D, कैपिटल D। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो OH ग्रुप मौजूद है ये OH ग्रुप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, इसलिए हम इसको कहते हैं बीटा, और ये 5वें कार्बन एटम वाला OH जो है वो कहलाता है कैपिटल D। तो बीटा डी ग्लूकोज। तो ये एक 6 मेंबर रिंग का जो है वो
प्रपोजल यहां पर दिया गया था। अब हम ये फाइंड आउट करें कि इसके अंदर जो डिटर्मिनेशन ऑफ साइज ऑफ द रिंग इन द ग्लूकोज, किस तरीके से हम इसका साइज डिटरमाइन करें कि ये 5वें कार्बन एटम के साथ रिंग स्ट्रक्चर बनाता है या चौथे कार्बन एटम के साथ रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। तो हावर्थ और हिस्ट और उनके कोवर्कर ने प्रूव किया कि ये 6 मेंबर्ड रिंग होती है और 6 मेंबर्ड रिंग के साथ किस तरीके से इन्होंने रिएक्शन की। पहले इन्होंने मीथेनॉल और ड्राई HCl के साथ रिएक्शन करके मिथाइल ग्लूकोसाइड बनाया। आप ये देख सकते हैं कि जो पहला कार्बन एटम है जिसमें OH यहां पर था, तो ये होगा एल्फा, राइट हैंड साइड में होगा तो, और लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो बीटा। यहां हमने ये जर्नल लिख दिया है, चाहे एल्फा ग्लूकोज हो चाहे बीटा ग्लूकोज हो, तो इस स्थिति के अंदर आप दोनों के साथ अलग अलग रिएक्शन लिख सकते हैं। अगर एल्फा है तो इसका नाम हो जाएगा एल्फा मिथाइल डी ग्लूकोसाइड, बीटा है तो इसी तरीके से बीटा मिथाइल डी ग्लूकोसाइड। और यहाँ पर जब मिथेनॉल और ड्राई HCl के साथ ये रिएक्शन की जाती है तो ये OH जो है, पहला कार्बन एटम का OH जो है वो OCH3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब इस रिएक्शन को डाई मिथाइल सल्फेट के साथ किया जाता है तो रेस्ट ऑफ द OH ग्रुप जो होते हैं वो मिथाइलेट हो जाते हैं। और ये देखिए, ये मिथाइलेशन हो गया, ये पहले ही हो गया था, 1 2 3 4, तो ये इस तरीके से इसका मिथाइलेशन हो जाता है। लेकिन अगर इसका HCl के साथ डाइल्यूट HCl के साथ इसकी रिएक्शन की जाती है तो पहले वाला कार्बन एटम जो मिथाइल ग्रुप में कन्वर्ट हुआ था वो डीमिथाइलेट हो जाता है और यहाँ पर आ गया OH। बाकी रेस्ट वाले जो हैं वो आप देख सकते हैं वो OCH3 के रूप में मौजूद हैं। और इसकी जब रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ की जाती है तो ये जो एल्कोहल में कन्वर्ट हुआ था पहला वाला, ये ब्रोमीन वाटर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। ये C डबल बॉन्ड O के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसकी रिएक्शन जब HNO3 के साथ की जाती है तो इसके अंदर फिशन होता है। फिशन कहां पर होगा, क्योंकि ये ईथर लिंकेज यहां से जुड़ा हुआ है तो ये C3 और C4 के बीच में क्लीव्ड हो सकता है या C4 और C5 के बीच में क्लीव्ड हो सकता है। अब हम यहां पर देखें कि जब HNO3 के साथ इसका फिशन हुआ है C3 और C4 के बीच में, यहां पर क्लीवेज हुआ है, तो आप देख सकते हैं क्या प्रोडक्ट बन रहा है। ये जो CO था वो COH में बदल गया, ये CHOCH3 ये यहाँ पर ही है, और ये क्लीव्ड हुआ तो ये किस में बदल गया, COOH में। यानी ये बना मिथॉक्सी मेलोनिक एसिड, मिथॉक्सी मेलोनिक एसिड। ये तो यहां से ब्रेक हुआ। अब जो नीचे वाला पार्ट होगा वो क्या बनेगा, नीचे वाला ये कार्बन एटम जो है वो COH में बदल गया, ये वाला, और ये रह गया CHCOCH3, ये रह गया CHCOCH3, यहाँ पर है CH2OCH3, ये रह गया CH2COCH3। तो C3C4 क्लेवेज में एक तो आपके पास बना मिथॉक्सी मेलोनिक एसिड और दूसरा आपके पास जो बना वो बना 2,3 डाइमिथॉक्सी प्रोपेनोइक एसिड। इसी तरीके से जब इसका क्लीवेज 4 और 5 कार्बन एटम के साथ होता है तो 4 के साथ जब ये होगा तो ये COH में बदल जाएगा, ये COH में बदल जाएगा, तो COH और ये दोनों CHOCH3 CHOCH3 एज इट इज रहेंगे। ये ऑक्सीडाइज हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया, तो आपके पास मिल गया डाइमिथॉक्सी सक्सिनिक एसिड। ये पार्ट तो ऊपर वाला रहा और नीचे वाले पार्ट के अंदर ये COH में ऑक्सीडाइज हो गया, COH, और बाकी रहा CH2OCH3, तो ये आपका बन गया मिथॉक्सी एसिटिक एसिड। तो जब ये प्रोडक्ट मिलते हैं डाइमिथॉक्सी सक्सिनिक एसिड, मिथॉक्सी एसिटिक एसिड, मिथॉक्सी मेलोनिक एसिड, 2,3 डाइमिथॉक्सी प्रोपेनोइक एसिड, तो जब ग्लूकोज के साथ ये रिएक्शन की जाती है तो ये कंपाउंड बनाते हैं। इसके आधार पर अब हम इसका अगर ये मान लें कि ये 6 मेंबर्ड रिंग होती तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलती, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू।